गुड इवनिंग गाइस। मैं आज आप लोगों के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट जो हमारे आईसीआईसीआई का प्रोफेशनल पेपर है उसका चैप्टर 5 जो है आप लोगों के लिए एक समराइज वर्जन लेकर आई हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इस चैप्टर का जो जिस्ट है, जो समरी है, उसको लेकर आऊँ जिससे आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल हो। वैसे तो चैप्टर का नाम हमारा केवाईसी है। केवाईसी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारे आजकल की जनरेशन, अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें केवाईसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको एक ईजी वे में आप लोग को एक्सप्लेन करने का सोच रही हूँ। सो बिफोर दैट, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि केवाईसी होता क्या है। केवाईसी का बेसिकली फुल फॉर्म अगर आप लोग देखते हैं तो केवाईसी का फुल फॉर्म बहुत ही सिंपल है, नो योर कस्टमर और नो योर क्लाइंट। जनरली केवाईसी का जो कंसेप्ट है लाया किसके लिए लिया गया था, बेसिकली बैंक के लिए ये कंसेप्ट आया था, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। क्यों लाया गया था? बिकॉज हमें जो फ्रॉड होता है उससे बचाने के लिए। केवाईसी का काम क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके लिए केवाईसी का काम यहाँ पर होगा। वो क्या करेंगे, हमारे जो कस्टमर या जो क्लाइंट होंगे उनकी आइडेंटिटी को सिक्योर करके रखेंगे अपने डेटाबेस में। यहाँ पर क्या होता था, पहले ये हमारा कंसेप्ट जो था पहले नहीं था, तो उससे हमारे बैंक को, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारे फ्रॉड का क्या है सामना करना पड़ता था। जस्ट टू अवॉइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट एक्टिविटी जो होती थी, टेररिज्म पॉलिसीज जो होती थी ना, बेसिकली उनसे हम लोगों को बचाने के लिए केवाईसी का जो कंसेप्ट है आरबीआई ने 2002 में इसको लॉन्च किया। अब सिंपल से वर्ड में अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका केवाईसी अब हम लोगों को अलग अलग जगह पर फाइल करना होता है। अगर आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है तो बैंक का आपका काम क्या होगा, ऑन अ रेगुलर बेसिस वो आपके केवाईसी को अपडेट करेगा। केवाईसी में आपकी डिटेल क्या अपडेट करेगा कि इन केस अगर आपने एड्रेस चेंज किया है, इन केस आपने मोबाइल फ़ोन चेंज किया है, इन केस अगर और कोई एक्टिविटी आपने चेंज की है और कोई बेसिक डिटेल आपने चेंज की है, तो वो अपने डेटाबेस में ऑन अ टाइमली बेसिस आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आप कंपनी में हैं तो कंपनी में अगर आपके पास डिन है, मीन्स अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो ऑन अ रेगुलर बेसिस यू हैव टू अपडेट योर केवाईसी। इन केस अगर आप किसी भी ईयर में केवाईसी अपना नहीं करते हैं तो मे आई अश्योर यू कि आपका डिन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप नॉन कंप्लाइंस में चले जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने डिन को एवरी ईयर उसमें अपडेट करते रहें। अब डिन को अपडेट करने के लिए आपके पास आइदर आप ई फॉर्म में कर सकते हैं, आइदर आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। आई मीन टू से आप DIR3 केवाईसी का फॉर्म भी फाइल कर सकते हैं और उसको वेब बेस में भी कर सकते हैं। फॉर्म आप कब फाइल करेंगे, बेसिकली फॉर्म तब फाइल किया जाता है जब आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अगर आप चेंज करते हैं, कोई और अदर डिटेल अगर आप चेंज करते हैं, तो उस केस में हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। अदरवाइज जस्ट गो फॉर ई केवाईसी बहुत ही ईजी प्रोसेस होगा, जिसका पूरा वीडियो जो है मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगी, जस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी प्रोसेस। बट बिफोर दैट मैं सिंपल वे में उसको बता देती हूँ। ई केवाईसी में क्या आपको रिक्वायरमेंट लगेगा, आपको जस्ट एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही जब आप डेटाबेस में उसको फीड करेंगे आपके पास एक OTP आएगा, OTP ऑन योर मोबाइल नंबर एंड OTP ऑन योर ईमेल आईडी। बोथ द OTPs आर वैलिड। तो आपको क्या है, वो दोनों OTPs जो होंगे आप जब तक उसको नहीं देंगे तो आपका केवाईसी नहीं होगा। वंस यू हैव डन, आपको उसमें पोर्टल में दिखा देगा योर केवाईसी हैज़ बीन डन, विच यू कैन चेक फ्रॉम योर MCA वेबसाइट। ये प्रोसेस कब करना होगा, 31 मार्च ख़त्म होने के बाद आप इसको एवरी ईयर करेंगे, नॉट बिफोर 31 मार्च। अभी तो इस ईयर के लिए तो आपने केवाईसी डेफिनेटली आई होप कर लिया होगा। तो उसके बाद अब जब हमारा 31 मार्च 2025 ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक ये केवाईसी का प्रोसेस जो होगा उस बीच में आप लोगों को करना होगा। नाउ केवाईसी का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। नाउ लेट्स गेट टू द चैप्टर। मैं पूरा वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी क्या है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इसको है, इन केस अगर मैं कंपनी में केवाईसी की बात करती हूँ तो कंपनी में देखिए बेसिकली क्या होता है, हम लोग कॉर्पोरेट मीन्स हमारे बिजनेस एंटिटी के नाम पे बहुत सारी जो एसेट्स है उसको परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए मैंने कॉर्पोरेट व्हीकल को यूज़ कर लिया, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, उसको मुझे कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए मैंने यूज़ नहीं किया, जस्ट मैंने कंपनी के नाम पर उस व्हीकल को रजिस्टर कर लिया और उसके बाद उसको मैं पर्सनल यूज़ के लिए कर रही हूँ। चाहे मेरा इंटेंशन अच्छा हो, चाहे मेरा इंटेंशन गलत हो, ये एक तरह का क्रिमिनल एलिमेंट में आ जाएगा। ये हम लोगों का जो है लीगल वे में इसको अलाउ नहीं किया जाता है। ओके,
नाउ नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर कंसेप्ट है, मीनिंग ऑफ कस्टमर अंडर केवाईसी। यहाँ पर अब कस्टमर कौन होते हैं, कस्टमर का मतलब क्या है, हम लोग जो शॉप में सामान खरीदने जाते हैं तो क्या हम लोग केवाईसी में फॉल कर गए? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग कस्टमर जो होते हैं, लेकिन केवाईसी के डेफिनेशन में कौन कौन कस्टमर हो सकता है। केवाईसी के डेफिनेशन में अगर आप कस्टमर को देखते हैं तो अगर आप किसी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ इंक्लूडेड हैं, अगर आप कोई पर्सन है जो कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ इंक्लूडेड हैं, तो आप क्या है, कस्टमर बन गए। किसके कस्टमर बनेंगे? एक रिपोर्टिंग एंटिटी जो कंपनी होगी या जिसमें भी आप कस्टमर बन गए। अगर आपके पास डिन है, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और आपके पास डिन है तो आप एमसीए के कस्टमर बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर आपका बैंक के साथ, या तो आपने बैंक में अकाउंट मेंटेन किया हो या बैंक के साथ आपका बिजनेस रिलेशनशिप होगा, तो आप बैंक के कस्टमर बन जाएंगे। नेक्स्ट आप स्टॉक ब्रोकर, अगर स्टॉक ब्रोकर एजेंसीज में अगर आपका अकाउंट है, मीन्स आई मीन टू से अगर आपका डीमेट अकाउंट है, तो क्या है, वहाँ पर आप कस्टमर बन जाएंगे। नेक्स्ट आप कस्टमर कब बनेंगे? नेक्स्ट कस्टमर आप बनते हैं जब आप किसी कंपनी के बिहाफ में काम करते हैं, मीन्स इफ यू आर अ बेनिफिशियल ओनर, इन दैट केस यू बिकम्स अ कस्टमर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी और किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आप एसोसिएटेड हैं, मीन्स अगर आपने उनसे कोई हाई डिमांड वैल्यू का डिमांड ड्राफ्ट सिंगल ट्रांजैक्शन में बोरो किया है या कोई भी उनसे रिलेटेड डील किया है, तो आप उसके लिए कस्टमर बन जाएंगे। सो आई होप आई हैव मेड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियर। नाउ आपकी केवाईसी की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? देखिए, आप डिफरेंट जगह पर आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। इन केस इफ़ यू आर ओपनिंग अ कंपनी, तो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट में क्या आएगा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी की डिटेल आएगी। यू हैव टू ऑब्टेन अ डिन। आफ्टर दैट, जैसे ही आपको क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, आपने डिन को ऑब्टेन किया, नेक्स्ट स्टेप विल बी टू ओपन अ बैंक अकाउंट। उसके बाद आप आइदर यू विल डिपॉजिट योर कैश और यू विल विड्रॉ योर कैश। उस केस में आपको केवाईसी की रिक्वायरमेंट होगी। आप सोना चांदी खरीदने जाते हैं, ये चीज़ आप डेफिनेटली याद रखिएगा जब कभी भी आप गोल्ड सिल्वर। अब आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम हम लोगों ने तो आज ही गोल्ड की चेन खरीदी, मैंने तो केवाईसी नहीं दिया। डियर, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा डेफिनेटली। अगर ऑनलाइन आपने पेमेंट किया तो इट मीन्स आप केवाईसी आपने दिया होगा। ऑनलाइन पेमेंट अगर आप नहीं देते हैं तो आपको जो भी शॉप होगा, ज्वेलर वाला, जो ज्वेलरी शॉप वाला होगा, वो आपको क्या करेगा, आपको पक्का बिल नहीं देगा, वो कच्चा देगा। इट मीन्स दैट पर्सन इज टेकिंग मनी फ्रॉम मनी इन कैश। जो कैश में अगर आपसे डील करेगा तो डेफिनेटली वो पर्सन आपसे केवाईसी नहीं मांगेगा। बट डू यू रियली थिंक कि वो ट्रांजैक्शन आपके लीगल ट्रांजैक्शन होंगे? आई डोंट थिंक सो। इन टर्म्स ऑफ लॉ वो हमारा लीगल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। हालांकि हम लोग सभी ये काम अभी करते हैं। क्यों करते हैं? जस्ट हम लोग जीएसटी बचाने के चक्कर में जाते हैं, थोड़े पैसे बचाने के लिए हम सभी ये एक्टिविटी करते हैं। बट मेक श्योर कि जब कभी भी आप गोल्ड सिल्वर परचेज करते हैं, अगर वो हाई अमाउंट का है तो इट्स बेटर कि आप अपना केवाईसी जो है वहाँ पर आप अपना दें। केवाईसी देने का मतलब क्या होता है? वो आपसे हो सकता है पैन कार्ड की डिटेल आपसे मांग सकता है, या अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर वो आपसे कोई डिटेल नहीं मांगेगा। एनीवेज, नेक्स्ट केवाईसी में आपका क्या आएगा? एम्प्लॉयमेंट या प्रोविडेंट फंड का अगर होगा अकाउंट, वहाँ पर आपका आएगा। कभी कभी क्या होता है, बैंक जो होता है अननेसेसरली नहीं, मतलब जब बैंक को फील होता है कि वो आपसे कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन चाहता है, तो उस समय, मतलब आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं बट स्टिल बैंक फील्स कि आपसे कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, उस समय भी वो क्या है, केवाईसी के लिए आपको अप्रोच कर सकता है कि सर और मैडम आई वांट दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम यू फॉर दिस पर्पस। तो वो भी केवाईसी में फॉल कर जाएगा। दो हमारी बुक में 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ कुछ मैंने आपको बेसिक पॉइंट है जो बता दिए। नेक्स्ट, अब हमारी टाइप्स ऑफ केवाईसी अगर आप देखते हैं तो हमारी दो टाइप की केवाईसी होती है। एक होती है सी केवाईसी और एक होती है ई केवाईसी। सी केवाईसी का फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल केवाईसी। अब ये जो सेंट्रल केवाईसी है, ये किसके लिए आएगी? ये जनरली हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए आती है। क्यों आती है? यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर पहले हमारे डुप्लीकेट केवाईसी को अवॉइड करने के लिए और हमारी फॉर्जरी जो होती थी ना, उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर सेंट्रल केवाईसी का सॉरी कंसेप्ट जो था उसको लॉन्च कर दिया था। यहाँ पर अब क्या है, आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि आपका यूनिक होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होगा वो एक जनरेट किया जाएगा। ये आपका कब जनरेट होता है? ये आपका जनरेट होता है जब आप इसको
पेपर वर्क वाले अगर आप सिस्टम में जाते हो तो वहाँ पर आपका ये क्या है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, जो कि आपके कहीं पर भी फिर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो, म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन करते हो, या कहीं पर भी आप ब्रोकरेज फर्म से एसोसिएट होते हो, कहीं भी आप जाओगे तो वो आपका क्या है, मल्टीपल केवाईसी की तरह ये काम कर जाएगा। नेक्स्ट आपका ई केवाईसी का जो कंसेप्ट होता है, ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इलेक्ट्रॉनिकली आपको यहाँ पर कहाँ देना होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब आप लोगों को आधार लिंक करना होता है, राइट। मान लीजिए आपने बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट किया कि आपको एक अकाउंट ओपन कराना है या अकाउंट में कोई डिटेल अपडेट करनी है, तो आप अपना आधार कार्ड सबमिट करते हैं वहाँ पर। तो जब आधार कार्ड सबमिट करते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि सर आपके पास आधार OTP आया होगा। तो दैट टाइम अगर आपका आधार आपने केवाईसी प्रूव करवा रखा है तो आपके पास आधार OTP आता है, दैट इज कॉल्ड ई केवाईसी। ये सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर के लिए ही होगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप ई केवाईसी नहीं कराएंगे। इन दैट केस आपको सी केवाईसी के फॉर्मेट में ही जाना होगा। ओके, अब ई केवाईसी और सी केवाईसी में अगर आपको मैं डिफरेंस बताऊं तो डेफिनेटली डिफरेंस ये, ई केवाईसी आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बैठे बैठे कैसे, उसके लिए आपको अपना बायोमेट्रिक देना होगा, जहाँ पर आधार की डिटेल अपडेट होती है, बैंकों में भी हो जाती है जनरली। वहाँ पर जस्ट आपको अपना एक बायोमेट्रिक देना होता है। बायोमेट्रिक देते ही आपकी डिटेल जो है वहाँ पर डेटाबेस में उनके स्टोर हो जाती है। आपका नेम, एज, जेंडर, एड्रेस सब कुछ उनके पास वो सेव रहता है। और ये क्या, इसको भी वैलिड डॉक्यूमेंट में कंसीडर किया जाता है। आधार का जो हमारा OTP मीन्स आधार का जो वेरिफिकेशन है, इसको भी हम लोग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटी थी इसको अवॉइड करने के लिए ही हम लोगों ने सिंप्लीफाई वर्जन में लिया है। नेक्स्ट अब हमारा आता है केवाईसी ऑफ डायरेक्टर्स बाय MCA। यही जो जैसे अभी मैंने आप लोगों को इसकी डिटेल पहले ही दे दी थी कि हमारे डायरेक्टर का अगर केवाईसी नहीं किया होगा तो हमारी कंपनी में जो है वो नॉन कंप्लाइंट हो जाएगी। तो मेक श्योर कि एवरी ईयर आप अपने डायरेक्टर की जो डिटेल है उनको जस्ट आपको अगर कोई चेंज नहीं है तो गो फॉर ई केवाईसी, अगर कोई चेंज है तो फिर आप लोगों को फॉर्म DIR 3 केवाईसी का फाइल करना होता है। हाँ, एक चीज़ और बताती, जब आप ई केवाईसी में जाते हैं मीन्स DIR 3 केवाईसी में जाते हैं, देयर इज़ नो चार्ज। यहाँ पर आपका 0 फी लगता है, वहाँ पर कोई नहीं है। इन केस इफ़ यू सबमिट योर DIR 3 केवाईसी फॉर्म, आई थिंक वहाँ पर आपको MCA में शायद 500 रुपी पे करना होता है। वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली जब हमारा 1 अप्रैल आएगा उस समय मैं आपको ये कंफर्म करके बता दूँगी। अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग को यही बस देखना है कि हमारा 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर का जो टेन्योर होता है, इसमें हम लोग अपने डायरेक्टर की जो केवाईसी डिटेल होती है उसको अपडेट करना मैंडेटरी है। इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे केवाईसी ऑफ कंपनी अगर हम देखते हैं, केवाईसी ऑफ कंपनी का जो टॉपिक है इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या ध्यान रखना होता है? सबसे पहला हमारा एप्लीकेबिलिटी, हमारा DIR 3 केवाईसी का जो एप्लीकेबिलिटी है, मेक श्योर कि ये सबके लिए है, वेदर इट्स अ लिस्टेड कंपनी, वेदर इट्स अनलिस्टेड कंपनी, वेदर इट्स पब्लिक कंपनी, वेदर इट्स प्राइवेट कंपनी, एनी एंटिटी, सबके लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको अपने डिन को एक्टिवेट कराने के लिए, डिन के स्टेटस को अप्रूव कराने के लिए केवाईसी करना ही होगा। ड्यू डेट फॉर इट विल बी 30 सितंबर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आप किसको देखेंगे यहाँ पर, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर का जो आएगा उसी को आपको फाइनेंशियल ईयर में काउंट करना है। आप ये मत सोचिएगा 30 सितंबर कोई भी ईयर का, नो, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में ही आप अपना केवाईसी कराएंगे। इसकी प्री रिक्विजिट क्या होती है? जनरली हमारे पास 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक आपका मोबाइल नंबर, एक आपका ईमेल ID। क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें आपका OTP आएगा। इसका सर्टिफिकेशन कौन कर सकता है? सर्टिफिकेशन के लिए हमारी 2 है रिक्वायरमेंट। डेफिनेटली जिस डायरेक्टर का आप केवाईसी कर रहे हैं उसका हमें DSC चाहिएगा। नेक्स्ट जो पर्सन उसको सर्टिफाई कर रहे हैं, सर्टिफाई कौन कर सकता है? आइदर CA, CS और CMA, जो भी प्रोफेशनल होंगे इन तीनों में से वही इसको सर्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ई केवाईसी में जाएंगे तो आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिसक्वालीफाइड डायरेक्टर। इन केस अगर आप डिसक्वालीफाइड डायरेक्टर हैं तो भी ये आपके लिए मैंडेटरी होगा, बिकॉज अगर आप डिसक्वालीफाई हैं तो आपको क्वालिफाई होने के लिए केवाईसी कराना ही पड़ेगा। इन दैट केस वी हैव टू पे द पेनल्टी। अगर आप 30 सितंबर के बाद करते हैं तो आई गेस 5000 इज़ द पेनल्टी, विच आई विल डेफिनेटली टेल यू आफ्टर 30 सितंबर। अगर 30 सितंबर के बाद आप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी पेनल्टी कितनी है। अर्लियर मुझे याद है कि 5000 थी। एनीवेज,
डीएक्टिवेशन, इन केस अगर आप केवाईसी नहीं कराते तो डेफिनेटली आपका डिन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीएक्टिवेट होने का मतलब आपका जो डिन है वो कहीं पर भी आपका क्या बोलते हैं नहीं यूज़ में आएगा। इन केस अगर आपकी मान लीजिए प्राइवेट कंपनी है, वहीं पर आप अगर डायरेक्टर थे और आपका डिन अगर डीएक्टिवेट हो गया तो डेफिनेटली ना आपकी कंपनी जो है वो नॉन फाइलिंग में चली जाएगी, नॉन कंप्लाइंस में चली जाएगी। तो मेक श्योर कि आपका डिन हमेशा एक्टिव रहे, नहीं तो क्या होता है जब एमसीए के पोर्टल में आप डायरेक्टर के डिन को चेक करते हैं ना तो उसमें डीएक्टिवेट दिखाता ही है। इसकी फ़ीस क्या होती है? फीस का जैसे कि मैंने आपको देख लीजिए यहाँ पर भी हमारा लिख दिया, अगर आपके लेट होता है, लेट यानी 30 सितंबर के बाद अगर आप 1 अक्टूबर को भी भरेंगे ना तो भी आपको 5000 तो पे करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली ना कि आप विदिन टेन्योर भर लीजिए जिसको आपको पेनल्टी नहीं देना पड़े। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ रिस्टोरेशन। यहाँ पर जो है फॉर्म ऑफ रिस्टोरेशन का मतलब बस यही है कि अगर हमारा डिन डीएक्टिव है तो हमें उसको रिस्टोर कराने के लिए भी क्या है हमारा केवाईसी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग ई फॉर्म एक्टिव। ये जो था फॉर्म हमारा ये 31 दिसंबर 2017 के बाद अगर मीन्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2017 अगर किसी कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किया है तो उसके लिए ई फॉर्म एक्टिव जो है वो यूज़ होगा। ये कब यूज़ होगा? 15 जून 2019 ऑन और बिफोर के अगर उसमें है। मैं फिर भी एक बार रूल आपको पूरा पढ़ के बता देती हूँ। रूल 25 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन और बिफोर, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इनकॉर्पोरेटेड क्लियर बोल दिया है यहाँ पर, मीन्स 2017 के पीरियड में 2017 31 दिसंबर मीन्स अगर 1 जनवरी 2017 भी आपका है तो भी आप इसमें फॉल कर जाएंगे। आपका 1 जुलाई 2017 है तो भी आप इस रूल में फॉल करते हैं तो उनको क्या है ये मैंडेटरी फाइल करना होगा कि उनकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पर और किस में आप फाइल करेंगे? ई फॉर्म एक्टिव में। पहले क्या था? ई फॉर्म एक्टिव ही चलता था। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा जब एमसीए के पोर्टल में आप जाएंगे और पब्लिक डॉक्यूमेंट को व्यू करेंगे तो मेक श्योर कि आप कोई 2017 की कंपनी को लीजिएगा जो इनकॉर्पोरेट हुई होगी, उसने देखेगा ई फॉर्म एक्टिव अपना फाइल किया होगा। ये कब तक हम लोग फाइल कर सकते हैं? 15 जून 2019 तक हम लोग फाइल कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा एक्सक्लूशन बाय रीजन ऑफ नॉन कंप्लाइंस। एक्सक्लूशन का मतलब होता है हमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, राइट। अब हम किस किस केस में इसको नहीं फाइल करते हैं? जब कंपनी ने अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं भरे हों या एनुअल रिटर्न नहीं भरा हो, मीन्स MGT 7 जो हमारा है या हमारा AOC 4 है, अगर वही हमने फाइल नहीं किया तो डेफिनेटली हम नॉन कंप्लाइंस में फॉल कर गए ना। तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोगों को ई फॉर्म एक्टिव के ऊपर रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव नॉन कंप्लाइंट बाय रीजन ऑफ नॉन कंप्लाइंस। अब यहाँ पर क्या है कि आपको तो एक्टिव घोषित कर दिया गया, एक्टिव नॉन कंप्लाइंट घोषित कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी एक्टिव है बट आपने कुछ नॉन कंप्लाइंस किया है जिसकी वजह से स्टेटस आपका नॉन कंप्लाइंस है। आप एमसीए में जाकर ऐसी किसी कंपनी को सर्च कीजिएगा, उसका जब आप मास्टर डेटा देखेंगे बहुत सी कंपनी में उनका स्टेटस एक्टिव दिखाता है, बहुत सी कंपनियों में क्या होता है एक्टिव नॉन कंप्लाइंस का भी स्टेटस दिखाता है। इन केस अगर मुझे ऐसी कोई कंपनी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को उसका नाम बताऊंगी। बट एक्टिव नॉन कंप्लाइंस का मीन्स यही है कि कंपनी एक्टिव है बट सम नॉन कंप्लाइंस आप लोगों ने किया। वो नॉन कंप्लाइंस किसी भी केस में हो सकते हैं, आइदर यू हैवंट फाइल्ड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइदर योर डायरेक्टर्स आर डीएक्टिव, आइदर यू हैव नॉट फाइल्ड ई फॉर्म एक्टिव, कोई भी आपका नॉन कंप्लाइंस हो सकता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज फॉर एक्टिव नॉन कंप्लाइंट कंपनी, अगर आप नहीं इस मीन्स अगर आप नॉन कंप्लाइंट कंपनी में चले जाते हो ना तो इसका सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या है कि आप अपने ऑथराइज कैपिटल में कोई चेंज नहीं कर सकते, पेडअप कैपिटल में चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपके जो डायरेक्टर की डिटेल्स है ना, डायरेक्टर में भी आप चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स यू कांट चीज योर डायरेक्टर, यू कांट अपॉइंट अ न्यू डायरेक्टर, आप ये सब काम बिल्कुल नहीं कर सकते। इनफैक्ट यू कांट चेंज योर रजिस्टर्ड ऑफिस और यू कांट अमलगमेट और डीमर्ज विथ अदर एंटिटीज, ठीक है। तो ये इसका हम लोग के लिए क्या है डिसएडवांटेज है। तो मेक श्योर कि आपने जो भी नॉन कंप्लाइंस किया हो उसको पहले आप कंप्लाइंस स्टेटस में जाएं। कंप्लाइंस स्टेटस में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पेनल्टी तो पे करना ही होगा, उस पेनल्टी को पे करें और उसके बाद अपने एक्टिव स्टेटस में आप लोग आएँ। अब नेक्स्ट हमारा जो इसमें रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस। अब यहाँ पर क्या है, जब आपने
अपना एक्टिव स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी आपने नॉन कंप्लाइंस होती है उसको कंप्लाई कर लिया, कंप्लाई करने के बाद अगेन यू हैव टू फाइल ई फॉर्म एक्टिव। ये आपको कब करना होगा, ऑन और बिफोर 16 जून। मतलब क्या था, 15 जून तक तो आपका स्टेटस वैसे ही कंप्लाइंस दिखाता, आफ्टर 15 जून क्या था, आप नॉन कंप्लायंस में चले जाते हैं। नॉन कंप्लायंस में जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द पेनल्टी। पेनल्टी को पे करने के बाद आपका स्टेटस, जब ये फॉर्म आप फाइल कर देंगे तो आपके अपने आप ही एक्टिव स्टेटस दिखा देगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ICSI की गाइडलाइन है कि नो योर मेंबर। अब मेंबर यहाँ पर कौन होते हैं, डेफिनेटली जो हम प्रोफेशनल्स होते हैं वही हम मेंबर होंगे। तो एवरी ईयर हमें एक एनुअल मेंबरशिप फी जो होती है वो पे करनी होती है। एंड अलॉन्ग विथ इट हम इंस्टीट्यूट भी हमसे क्या है, एक KYC मांगता है। KYC किस लिए मांगता है, जनरली हमें 3 साल के अंदर, वंस इन 3 ईयर वी हैव टू फिल दिस KYC फॉर्म। यहाँ पर क्या होता है, KYC का प्रोफॉर्मा बेसिकली 2016-17 में इसको इंस्टीट्यूट ने लाया, लेकर आए थे ये। और इसमें क्या होता है, हमारी डिटेल हमें, जैसे सपोज कीजिए अभी मैं एसोसिएट हूँ, ठीक है, एसोसिएट से अभी तो 3 साल में एसोसिएट थी, बट आफ्टर 3 ईयर मैं प्रैक्टिसिंग हो गई तो मैं PCS बन गई। अब उसमें क्या हुआ, मैंने अपने स्टेटस को चेंज किया, तो आई हैव टू फिल दिस डिटेल इन माई KYC फॉर्म, मीन्स नो योर मेंबर फॉर्म, जो कि ICSI का जो प्रोफॉर्मा होगा उसमें मुझे फिल करना होगा। फिल करने के बाद उसका जो हमें फीस देना होगा वो देने के बाद साइन करने के बाद उसको सबमिट करेंगे और हमारा स्टेटस क्या उसमें चेंज होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपने मैं PCS ही हूँ बट मैंने अपना जो एड्रेस है, जो फॉर्म का एड्रेस है उसको चेंज किया, तो वो डिटेल कहाँ पर आएगा, तो देना पड़ेगा ना मुझे। तो ये जनरली क्या होती है, हर 3 साल में हमें इसको इंस्टीट्यूट को बताना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसका प्रोफोर्मा जब हम भरेंगे नो योर मेंबर का, तो इसमें हमें 2 अपनी जो डिटेल है, 2 प्रूफ है वो हमें सबमिट करना ही होगा। एक है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एक है प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस हमारा एक भी हो सकता है, मीन्स एक ही डॉक्यूमेंट को मैं 2 बार सबमिट कर सकती हूँ। वो डॉक्यूमेंट मेरे क्या हो सकते हैं, जिसमें मेरा ऐसा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए जिसमें मेरा एड्रेस शो करे। तो क्या इसके लिए मेरा पैन कार्ड जो है वो आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। पैन कार्ड में सिर्फ मेरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आ सकता है, उसमें मेरा सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ आ सकता है, बट उसमें ये मेरा एड्रेस तो नहीं आ सकता। इन केस इफ आई एम यूजिंग माई आधार कार्ड, आधार कार्ड को मैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों में यूज़ कर सकती हूँ। इन केस इफ आई एम यूजिंग माई पासपोर्ट, पासपोर्ट को भी मैं दोनों में यूज़ कर सकती हूँ। क्यों यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि पासपोर्ट में अलॉन्ग विथ माई नेम आई कैन शो माई एड्रेस, आई कैन शो माई डेट ऑफ बर्थ। तो ये मेरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो है इसको हमें सबमिट करना होता है। सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट ही आपको सबमिट करने होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, नो योर क्लाइंट एज पर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अच्छा, अब यहाँ पर आप प्रैक्टिसिंग में हैं तो आपको भी तो अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट का जो डेटाबेस होगा उसको चाहिए। तो आपको क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन के लिए क्या क्या आप रखेंगे, सबसे पहले एंटिटी का नेम, डेफिनेटली आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं राइट, तो कंपनी का नाम होना चाहिए, वैलिड सिन होना चाहिए, उसका इनकॉर्पोरेशन का डेट, मीन्स तो इनकॉर्पोरेशन का डेट के लिए सर्टिफिकेट नंबर जो होगा वो आप रखेंगे, किस टाइप की वो एंटिटी है, वो क्या बिजनेस करती है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये सब जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो आता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि उसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न कैसा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के कितने शेयर होल्डर हैं, उसके पब्लिक के कितने शेयर होल्डर हैं, उसकी कितनी सब्सिडियरीज है, कितने उसके एसोसिएट कंपनीज हैं, इन सब की डिटेल आपको रखनी होंगी। नेक्स्ट उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको रखना है। उसका बोर्ड स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स उसके अगर पब्लिक कंपनी है तो डायरेक्टर उसमें कितने हैं, प्राइवेट कंपनी है तो डायरेक्टर उसमें कितने हैं, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसमें आपका पेमेंट स्टेटस जो है, मतलब उसके जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस थे, मीन्स उसमें ROC और भी बाकी जितने भी उसके रिक्वायरमेंट है उसमें कोई अरियर अगर है तो वो सब भी आपको मेंटेन करके रखना होगा। यहाँ पर अगर आप बुक में देखते हैं तो बुक में बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं जिसको मैंने डिटेल में नहीं आपको बताया, कुछ कुछ मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट इसमें मैं और बताना चाहूँगी, यहाँ पर हम लोगों का लोन्स एंड गारंटी की जो डिटेल होती है वो डेफिनेटली आप अपने पास रखिएगा, बिकॉज जब कभी भी लोन एंड गारंटी की डिटेल आप आइदर आपने किसी को लोन दिया या किसी से लिया, मेक श्योर कि वो रिलेटेड पार्टी में तो नहीं जा रहा है। अगर रिलेटेड पार्टी में जा रहा है तो दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन इन योर डेटाबेस। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीडिंग आता है
अगेंस्ट द कंपनी और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स आपकी कंपनी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई लीगल प्रोसीडिंग है, कोई लीगल एक्शन चल रहा है, या आपके डायरेक्टर के ऊपर चल रहा है, तो भी तो आप अपने डेटाबेस में उसको मेंटेन करके रखेंगे। उसके अलावा अगर आपको और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती है, जैसे कि आईपीओ एफपीओ रिलेटेड, तो भी उसको आप क्या है रख सकते हैं। आप चाहे तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर का नाम एड्रेस भी अपने डेटाबेस में रख सकते हैं। या अब डेफिनेटली आप बोलेंगे कि अगर आप खुद पीसीएस है तो सेक्रेटरियल ऑडिटर तो आप ही हुए, बट आपसे पहले भी तो किसी ने किया होगा ना उस कंपनी का ऑडिट, तो उसका भी क्या होता है कि आपको डिटेल रख लेना चाहिए, जस्ट ऑन अ सेफ साइड। एनीवेज, अब यहाँ पर हमारा जो क्राइटेरिया दिया गया है, ये जो हम लोग प्रोफेशनल्स बेसिकली इसको अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग 4 की एलिमेंट जो है उसका ध्यान रखते हैं। क्या क्या की एलिमेंट है? क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी, क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, क्लाइंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब ये जो चीज़ है ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है रिस्क अपॉन ड्यू केवाईसी। यहाँ पर हम लोग अगर नॉन केवाईसी को नॉन इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स केवाईसी अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमें क्या क्या कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। मैं बोलती चलो मैं केवाईसी नहीं करूँ, देखती हूँ मेरा क्या होता है। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, एक कंपनी, अगर मैंने केवाईसी नहीं किया है, तो अब उस केस में मेरा क्या हो जाएगा? उस केस में डेफिनेटली ना, मैं अगर नॉन कंप्लाइंट हूँ तो कोई क्लाइंट मेरे साथ डील करना ही नहीं चाहेगा, तो ये मेरी रेपुटेशन को हार्म करेगा। तो इट्स रेपुटेशनल रिस्क फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट मेरा ऑपरेशनल रिस्क क्या होगा? ऑपरेशनल रिस्क में मेरा होगा कि अगर मैंने केवाईसी नहीं किया तो वहाँ पर मेरा जो लॉस का क्राइटेरिया है, जो मेरे डॉक्यूमेंटेशन है, इन सब में मेरे को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट मेरा है टॉपिक द रिस्क दैट अराइजेज लीगली। अगर मैंने केवाईसी किया ही नहीं है तो मैं तो वैसे ही इलीगल हो गई, राइट? क्योंकि मैंने केवाईसी क्यों नहीं किया, आई हैव टू गिव माई रीज़न। केवाईसी तो एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान भूल तो नहीं सकता ना कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने नहीं किया, ये तो आप नहीं बोल सकते। अगर आप नहीं कर रहे हैं केवाईसी तो इट मीन्स आपकी कोई इलीगल इंटेंशन है, तभी आप केवाईसी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी फिनेंशियल रिस्क जो है, फिनेंशियल रिस्क में क्या है? ऑब्वियस है कि अगर आप लॉस में जा रहे हैं, बैंक जो है वो आपको कोई डील नहीं करेगा। बैंक के पास अगर आपकी डिटेल्स अपडेट नहीं है तो बैंक को भी क्या होता है, उसमें लॉस सफ़र करना होता है। तो इन केसेस की वजह से हमें केवाईसी को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इन्हांस ड्यू डिलिजेंस इन केवाईसी। बेसिकली इसको मैं बहुत ही शॉर्ट वे में आप लोगों को बता दूंगी। इसके हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें 3 चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। एक होना चाहिए रिग्रेस एंड रोबोस्ट, रीजनेबल एश्योरेंस, नेक्स्ट होना चाहिए रेलिवेंट एडवर्स इंफॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पर रिग्रेस एंड रोबोस्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप कंसिस्टेंट हैं, आप थॉरो हैं और एक्यूरेट हैं, ठीक है। मीन्स आप थ्रू आउट द प्रोसेस में आप कंसिस्टेंट रहे हैं, थॉरो और एक्यूरेट रहे हैं। इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्रोसेस जो है ये हमारा स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर वर्क करता है। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रीजनेबल अश्योरेंस है। रीजनेबल अश्योरेंस किस फैक्टर को इंक्लूड करेगा? कोई जुरिस्डिक्शनल फैक्टर है, रिस्क एंड रिसोर्स का फैक्टर है, उसके ऊपर हमारा ये वर्क करेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेलिवेंट एडवर्स इंफॉर्मेशन। ये हमारा कब वर्क करेगा? जब मान लीजिए मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई, एज फॉर एग्जांपल इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, इंटरनेट से मुझे कोई क्या है इंफॉर्मेशन मिली, तो वो इंफॉर्मेशन अब हो सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट एक्टिविटी को अफेक्ट करे। तो इन सब केसेस में मेरा ईडीडी यानी एनहांस ड्यू डिलिजेंस जो है इसको हमारा एसेंशियल है, काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इन केवाईसी। इन केस अगर इसमें आप देखते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म सीडीडी है, तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करके वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अब यहाँ पर हमारा चेंजेस इन केवाईसी रिजाइन है। चेंजेस इन केवाईसी रिजाइन का यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। अभी जो हम लोग की केवाईसी है ये वीडियो बेस्ड भी हो गई है। वीडियो बेस्ड का मतलब क्या हो गया है? पहले आप ई केवाईसी कर, अब आप बोलेंगे कि वीडियो बेस और ई केवाईसी में क्या फ़र्क है? ई केवाईसी में आपको क्या होता है, मैंडेटरी आपको बैंक में जाना, पर्सनली फिजिकली यू हैव टू बी प्रेजेंट ओवर देयर, आपको अपना बायोमेट्रिक देना होगा। बट अगर आप वीडियो केवाईसी में जाते हैं तो ये आपका क्या होगा, आप कहीं पर भी बैठे हो, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन के आगे आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। इनफैक्ट यू कैन डू इट फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन ऑल्सो।
तो वहाँ पर आपका कैमरा ऑन होगा। वहाँ पर क्या है कि आपकी फ़ोटो जो होगी ऑटोमेटिकली वो क्लिक की जाएगी और आपको अपना आईडी प्रूफ जो होगा शो करना होगा। और जब वाइल शोइंग दैट आईडी प्रूफ यू जस्ट हैव टू से योर नेम एंड यू जस्ट हैव टू से दैट विच आईडी प्रूफ यू आर शोइंग। मीन सपोज कीजिए अगर मैं अपना वीडियो केवाईसी कराती हूँ तो वहाँ पर मेरी फ़ोटो ऑटोमेटिकली सर्वर में कैप्चर हो जाएगी और जब मुझे एक वीडियो में बोलने दिया जाएगा कि मेरा नाम क्या है और मैं कौन सा आईडी प्रूफ किस पर्पज़ के लिए शो करी हूँ। तो दिस इज़ वेरी इजी। तो अभी बस इसमें यही चेंज हुआ था, सो आई थॉट कि इसको थोड़ा सा एक चेंज में बता दिया जाए। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर बेसिकली वीडियो केवाईसी में एक चीज़ और बताती हूँ कि आपका जो लाइव लोकेशन है उसको भी टैग कर लिया जाता है। अब ये टैग कैसे किया जाता है, वो सर्वर में अपने आप ऑटोमेटिकली टैग हो जाता है, ठीक है। एंड मेक श्योर जो आपके पास एक क्यूआर कोड आता है, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन में जाते हैं ना तो आपके पास एक क्यूआर कोड जाता है जो कि आपका 3 दिन के लिए ही खाली वैलिड रहेगा। 3 दिन के बाद अगर आप जाएंगे तो वो क्यूआर कोड आपका वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर अब हम यहाँ देखते हैं तो हमारा रेगुलेटरी एक्शन ऑन वायलेशन ऑफ केवाईसी नॉर्म्स था, जो कि आरबीआई ने बहुत सारी पेनल्टीज जो हैं इम्पोज की थी वेरियस बैंक्स के ऊपर कि उनकी पेनल्टी अमाउंट कितनी थी, पेनल्टी अमाउंट उनकी कितनी रही है। अच्छा, अब इनका ग्राउंड ऑफ एक्शन अगर आप देखते हैं तो ये लोग 3 ग्राउंड के ऊपर वर्क करते हैं। नॉन अदरेंस टू केवाईसी रिक्वायरमेंट है, नॉन अदरेंस टू द रिजर्व बैंक की इंस्ट्रक्शन है, नॉन अदरेंस टू द डायरेक्शन और गाइडलाइन इशूड बाय फेमा। मतलब क्या है कि आपने केवाईसी की रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो नहीं किया या फिर फेमा के किसी गाइडलाइन को आपने फॉलो नहीं किया, तो उस बेसिस पे आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैं अगर आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक का। एयरटेल पेमेंट बैंक के ऊपर एक केस हुआ था, उसमें क्या था कि उन्होंने बहुत सारे अकाउंट को ओपन कर दिया था विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर कस्टमर। जब उसका चेक किया गया, उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो आरबीआई ने उनके ऊपर पेनल्टी को इम्पोज किया था। उन्होंने ये मतलब ग्राउंड चेक किया कि हम आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज क्यों ना करें, आप हमें उसका या तो प्रूफ दीजिए। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो था उसका प्रूफ नहीं दे पाया और इस वजह से उनके ऊपर पेनल्टी को इम्पोज कर दिया गया। तो इट मीन्स आप ज़बरदस्ती किसी का ऐसे ही अकाउंट में रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। इट्स अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को डेबिट कार्ड फ्रॉड ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू केवाईसी के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर भी एक हमारा फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड क्या हुआ था कि एक कस्टमर था, कस्टमर के डेबिट कार्ड को 68 टाइम्स वेरियस एटीएम में ऑपरेट किया गया विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ, मतलब 2 महीने के पीरियड में उसके डेबिट कार्ड को यूज़ किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये हुआ कैसे था, कस्टमर ने अपनी डिटेल जो थी बैंक को सबमिट कर दी थी कि उसने अपना एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया है, बट बैंक ने उसकी उस डिटेल को अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं किया और नया डेबिट कार्ड जो था उसी ओल्ड एड्रेस पे इशू कर दिया अलॉन्ग विद द पिन। डेबिट कार्ड का जो पिन होता है उसी एड्रेस पे इशू कर दिया। 2 महीने के बाद कस्टमर को जब ये चीज़ का पता चला तो कस्टमर ने बैंक को ये चीज़ बोला। जब बैंक से इंक्वायरी पूछी गई, बैंक से जब इंक्वायरी बैठाकर पूछा गया तो बैंक ने बोला कि इनका जो अकाउंट था वो तो ऑलरेडी लो रिस्क कैटेगरी में था, जिसको हमें 7 साल के बाद अपडेट करना था, तो इसलिए हमने इनके अकाउंट पे ध्यान दिया ही नहीं। तो सिंस ये जो एक्टिविटी थी बैंक के फ्रॉडुलेंट बैंक की नेग्लिजेंस थी, तो बैंक ने वो जो पूरा उसका कस्टमर का जितना भी अमाउंट लॉस हुआ था उसको पे करना पड़ा। तो इट मीन्स इस तरीके के फ्रॉड होते हैं। बैंक शुड मेक श्योर दैट दे अपडेट देयर क्लाइंट डिटेल, दे अपडेट देयर कस्टमर डिटेल ऑन अ टाइमली बेसिस। अब यहाँ पर मेजर फ्रॉड कब कब होते हैं, अगर आपकी केवाईसी नहीं है तो किस किस केसेस में आपके फ्रॉड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टैक्स को जो है टैक्स को इवेट कर दिया, मीन्स टैक्स में आपके, अब यहाँ पर टैक्स कैसे आप बचा सकते हैं, आपके मल्टीपल अकाउंट है, ठीक है, आपने क्या किया एक अकाउंट में केवाईसी करा रखा है, बाकी में आपने विदाउट केवाईसी कर दिया, तो आप तो टैक्स का पैसा बचा लिए ना, तो ये तो एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट आपके कब होते हैं, यहाँ पर आपकी मान लीजिए सैलरी के बारे में ही आपने डिटेल गलत दे दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गलत बता के किसी और पर्सन के नाम पर आपने लोन ले लिया, राइट। वहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी, वहाँ पर जो है आपकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो गई, तो ये आपका फ्रॉड हो गया। बेसिकली स्टिफनिंग ऑफ फंड जब आप करते हैं, यहाँ पर आप फ्रॉड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने केवाईसी दिया ही नहीं, बैंक से लोन लेकर आप गायब हो गए, बैंक आपको कहाँ ढूंढेगा। डाइवर्जन ऑफ फंड के टाइम पर भी यही चीज़ आता है। नेक्स्ट आपका
मिस स्टेटमेंट अगर हो गया, तो इन सब केसेस में क्या है, आपके मेजर फ्रॉड जो है वो ऑकर करते हैं। अब आपकी ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है, ऑनलाइन फ्रॉड में आपका केवाईसी कैसे काम करता है, इसमें जो हमारा हैकिंग का प्रोसेस है, हैकिंग क्या करता है, हैकर्स जो होते हैं बैंक के डेटाबेस को, पूरे सिस्टम को हैक कर लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, वो डिटेल कस्टमर की निकाल लेते हैं, राइट। एक तो ये हैकिंग हो गई। फिशिंग आपकी क्या होती है, फिशिंग का मतलब हो गया कि आपके कार्ड को, राइट, इस तरीके से मैं आपके कार्ड को यूज़ कर लेती हूँ आपको, और मैं प्रॉमिस करती हूँ, ये इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको एक ईमेल भेजा, ठीक है, एक ईमेल में मैं आपको बोलूँगी यू हैव टू फिल योर डेटा ओवर इट। उसके बाद क्या है कि आप अगर ये डेटा भर देते हो तो मैं आपको क्या है, इस अमाउंट का वाउचर दूंगी या कोई भी चीज़ मैं आपको पे करूँगी। फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग का मतलब होता है कि जैसे सपोज कीजिए मैं कोई वेबसाइट को सर्च कर रही हूँ, वेबसाइट पे मैं कर रही हूँ, उसमें मुझे एक लिंक को क्लिक करना था। लिंक को क्लिक करने का मतलब मैं जस्ट सपोज कीजिए मैं एमसीए की वेबसाइट को सर्च करी, ठीक है, अब उसी से रिलेटेड लिंक को मैं क्लिक करना चाहती हूँ, बट क्या हो गया, जिस लिंक पे मैंने क्लिक किया वो मुझे किसी फ्रॉड लिंक में या फ्रॉड वेबसाइट में मुझे ले गया, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। विशिंग क्या होती है, विशिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई फ्रॉड कॉल आ गया और उसने मुझसे क्या है, डेटा जो है मेरा निकलवा लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आया और बोलेगा कि आपके पास इस बैंक का अकाउंट है, तो जस्ट अपडेट योर केवाईसी डिटेल, अदरवाइज योर अकाउंट विल बी लैप्स, इस तरीके का कोई मैसेज आता है। नेक्स्ट सेम केस हमारा स्मिशिंग। अच्छा, विशिंग और स्मिशिंग, विशिंग में क्या आपके पास कॉल आएगा, स्मिशिंग में आपके पास एक मैसेज आएगा। मैसेज में मान लीजिए आपके पास आएगा कि यू हैव वन दिस मच लॉटरी, आपको इतने अमाउंट की लॉटरी लगी है, तो उसके लिए आप अपना केवाईसी डिटेल अपडेट कीजिए ताकि आपके बैंक अकाउंट में हम इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दें। ओके, नेक्स्ट हमारा डेबिट कार्ड का स्कीमिंग होता है। डेबिट कार्ड के स्कीमिंग का मतलब क्या है, हम लोग एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने, पैसा विड्रॉ करने, ओके, वहाँ पर मान लीजिए किसी ने कैमरा को हाइड कर दिया, उससे क्या हो गया कि मेरे जितना भी जो भी मेरा कार्ड नंबर था और जो मेरा पिन था वो इमीडिएटली उनके पास कैप्चर हो गया। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर में वायरस आ गया और हमारा सारा डेटा जो है उनके पास चला गया। नेक्स्ट हमारा काउंटरफिट इंस्ट्रूमेंट। काउंटरफिट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि किसी ने चेक, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ, ये जो फेक चेक या डिमांड ड्राफ्ट होते हैं उनमें बेसिकली काम करता है। यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए मैंने किसी के साइन को कॉपी कर लिया, फॉर्ज कर लिया, और बैंक में क्या है, वही साइन को प्रेजेंट करके पैसा विड्रॉ कर लिया। ओके, दिस इज कॉल्ड काउंटरफिट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट है। आइडेंटिटी थेफ्ट में हमारा क्या हो गया, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज कीजिए मैं एक बैंक में गई, मैंने बोला कि मैं ये पर्सन हूँ, जैसे सपोज कीजिए आई एम एक्स, ठीक है, बट मुझे पता है कि वाई का इस बैंक में अकाउंट है। मैं बैंक के पास गई, मैं बोली कि आई एम वाई, ठीक है, वाई हूँ और मेरे को क्या इतना पैसा विड्रॉ करना है, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि बैंक के पास तो ऑलरेडी डिटेल था, तो उसने आपको कैसे कंसिडर किया, बैंक के पास डिटेल था, टोटली अग्री, बट जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो क्या बैंक हमारा फेस मैच करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर हम वहाँ जाकर अपना एक जस्ट फॉर्म भरते हैं, अपना अकाउंट नंबर भरते हैं, उसमें वो क्या करेंगे, हमारे सिग्नेचर को मैच करेंगे और हम जितना अमाउंट उसमें फिर विड्रॉ करते हैं वो हमें निकाल के दे देते हैं। इन केस अगर वो हमसे मांग भी लेते हैं कि आप अपना पैन कार्ड दीजिए अगर आप इतना कर रहे हैं, तो ये हम लोग कब करते हैं, हम लोग पैन कार्ड का भी तो फॉर्जरी कर ही सकते हैं, राइट, तो इसको आइडेंटिटी थेफ्ट में बोला जाता है। नेक्स्ट है पॉसिबल फ्रॉड जो मोबाइल वॉलेट के साथ होते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है। मोबाइल वॉलेट होने से हम लोग का मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि मैं कितना अमाउंट किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती हूँ कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट हो गया फेक मर्चेंट। आज कोई वो मर्चेंट रियल ही नहीं है, उसके अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। कितने सारे फ्रॉड हमारे आते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कितने सारे इसमें ऐसे साइट आते हैं जो हमें बोलते हैं कि आपको ये चीज़ मिल जाएगा, आप 500 रुपी पे करेंगे आपको ये चीज़ मिल जाएगा, और हम भी बेवकूफ़ की तरह उसमें 500 पे कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ हमारे फ्रॉड में जाती है। एनीवेज, यहाँ पर इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट में अगर आप देखते हैं चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशन में, अगर आप सोल प्रोप्राइटरी फर्म है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक उसमें अकाउंट ओपन करना होगा, उसका डॉक्यूमेंट आपको देना है। उसके बाद आपको कोई भी, उसके अलावा आपका कोई भी 2 डॉक्यूमेंट होगा, 2 डॉक्यूमेंट में आप क्या देंगे, आइदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी, जो आपका फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर आपका जो लाइसेंस है या जीएसटी का जो सर्टिफिकेट होगा उसको आप देंगे, सेल्स टैक्स का रिटर्न दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको और क्या देना होगा, अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप, इन केस अगर आपका अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है
तो उसमें अभी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड और आपका पैन नंबर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर अकाउंट ऑफ अ कंपनी है आपका, तो उसमें आपको कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना होगा, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देना होगा, पैन नंबर देना होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन देना होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर आपका ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के लिए भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट डीड और पैन नंबर आपको देना होगा। अगर आपका अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो उसके लिए आपको क्या देना होगा, उसके लिए आपको रेजोल्यूशन देना होगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन का। अच्छा, उसके जो मतलब उनको मैनेज करते हैं बेसिकली। उसके बाद आपके बिहाफ में जो ऑथराइज पर्सन है, आप किसी को तो ऑथराइज कर रहे होगे ना, तो वो रेजोल्यूशन में मेंशन होना चाहिए। या फिर आपका पैन नंबर है वो आपको देना होगा। पावर ऑफ अटर्नी भी आपको एक सबमिट करनी होगी। अगर आपका अकाउंट्स ऑफ जुरिडिकल पर्सन है नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड अर्लियर इन द पार्ट, ठीक है, जैसे सोसाइटी यूनिवर्सिटी अगर है तो इसमें आपको क्या देने होंगे, इसमें दो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट शोइंग योर नेम, ठीक है, कि आप इस एंटिटी को ऑथराइज कर हैं तो इसका आपको देना होगा। या फिर आपका होल्डिंग एन अटर्नी टू ट्रांजैक्ट ऑन इस बिहाफ की वो देना होगा। नेक्स्ट अगर हमारा लास्ट टॉपिक जो हम देखें तो ये केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर एफपीआई के लिए जो यहाँ पर है, इसमें एज सच मुझे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई वर्जन नहीं लग रहा है। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो थैंक यू।